गुड आफ्टरनून ऑफ यू। फाइनली हमारा आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन हो जाएगा खत्म। तो बिना देरी के चलिए बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे। अब हम इस टॉपिक का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट मेथड ये रिवाइज करेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो पहले का जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है ना, इसमें जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। जहां तक सवाल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों ही मेथड्स में सेम तरीके से कंप्यूट होता है। इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को वापस से देखेंगे, या कहें कि एक ऑल्टरनेटिव तरीका आप देखने वाले हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक और ऑल्टरनेटिव तरीके से कैसे कंप्यूट होता है। और वो जो ऑल्टरनेटिव तरीका है उसी को हम इनडायरेक्ट मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस बात को समझिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम रिवाइज करेंगे एक एग्जांपल की मदद से। ये एक एग्जांपल है जिसकी मदद से मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट है। इसको मैं ना अब एक्सप्लेन करते हुए आपको ये बताऊंगा कि इनडायरेक्ट मेथड जो है वो क्या है और कैसे वो डायरेक्ट मेथड से अलग है। आप अभी इस पूरी इनकम स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, जितने पोर्शन पर मैं आपको फोकस करवाऊं आप उतने पे ही फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आप देख रहे हैं इस इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पर दो इनकम्स हैं, एक सेल है और दूसरी हमारी डिविडेंड इनकम है। दिख रहा है आपको यहां पर, एक सेल दिख रही होगी और दूसरी आपको क्या दिख रही है, एक आपको डिविडेंड इनकम दिख रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेल हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी है, तो आप बोलोगे सर वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। और डिविडेंड जो इनकम है ये हमारे लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये कौन सी है, इन्वेस्टिंग। फिलहाल हम अगर सिर्फ, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, हम सिर्फ अभी इसी पर फोकस करते हैं। यही हमारा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, राइट। परचेज करना ये भी हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सैलरीज को पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वेजेस को पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हम जहां से फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहां पे हमने ऑफिस खोल रखा है वहां का किराया पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, टेलीफोन का खर्चा, बिजली का बिल ऑपरेटिंग खर्चा है। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं मैंने इनकम स्टेटमेंट के ना टॉप पर सारी वही आइटम्स लिखी हैं जो ऑपरेटिंग नेचर की हैं, जो ऑपरेटिंग नेचर की हैं। यहां पर एक हमारी ऑपरेटिंग नेचर की रिसीट है 1000 रुपए की, एक ऑपरेटिंग नेचर की रिसीट है, बाकी सब खर्चे हैं। तो ये खर्चे मैंने सब माइनस कर डाले और आपका एक अमाउंट आ गया 650 रुपए। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये सब के सब जो तो मैंने जितने भी मैंने यहां पर खर्चे लिखे हैं या रेवेन्यू लिखी है ये सब के सब कैश में अगर हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ 1000 में से अगर मैं ये सारे के सारे खर्चे माइनस कर देता हूं तो जो आएगा वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। जानते हो अभी तक हम यही तरीका लगा रहे थे। हम पता है इसको डायरेक्ट मेथड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हम डायरेक्टली उन्हीं चीजों की मदद ले रहे थे जो ऑपरेटिंग नेचर की हैं। ये सारी की सारी जो है सेल्स 1000 रुपए की या परचेजेस, सैलरीज, वेजेस, रेंट, ये सारी वो एक्टिविटी हैं जिनका नेचर ऑपरेटिंग ही है। और क्योंकि मैं ऑपरेटिंग नेचर वाली चीजों की ही मदद ले रहा था, हम कह रहे थे डायरेक्टली हमने ऑपरेटिंग नेचर वाली चीजों की मदद ली और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट कर दिया। अब हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं। अब आप इस पूरी इनकम स्टेटमेंट को इस पूरी इनकम स्टेटमेंट में अगर नजर डालेंगे तो आपको इस इनकम स्टेटमेंट में और भी कई सारे खर्चे दिखेंगे। आपको दिख रहे हैं और भी खर्चे दिख रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से खर्चे दिख रहे हैं, इंटरेस्ट का पे होना। पहले मुझे ये बताओ क्या ये ऑपरेटिंग है, नहीं सर ऑपरेटिंग तो नहीं है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, राइट। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ध्यान रखना ऑपरेटिंग ही है, लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जगह इसलिए नहीं पा पाता क्योंकि ये कैश में नहीं है। भाई कैश का खाता बनाएंगे तो कैश में तो होना जरूरी है ना। डेप्रीसिएशन सीधा सीधा एक ऑपरेटिंग खर्चा है, लेकिन ये कैश फ्लोज को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए हमने ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते वक्त इसको इग्नोर मारा था। नहीं, अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या ये ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, क्या है ये? सर नॉन कैश है। नॉन कैश क्यों है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन कैश इसलिए है, सोचो भाई मैंने 1 लाख रुपए की चीज किसी को 80,000 में बेच दी तो मुझे 20,000 का नुकसान होगा। मेरे हाथ में कितना है, 80,000, जो 20,000 का नुकसान है वो मेरे हाथ में आया ही नहीं। लॉस, क्योंकि भाई मेरे को रिसीव हो जाता तो लॉस थोड़ी होता, रिसीव नहीं हुआ तभी तो लॉस है। इसका मतलब ये एक नॉन कैश आइटम है। गुडविल का राइट ऑफ करना, पेटेंट का राइट ऑफ होना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का राइट ऑफ होना। राइट ऑफ होने का मतलब है हम ये खर्चा P&L में डेबिट कर रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर हम
मशीनों को या फिर किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको तो डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी इंटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कई बार, एमोटाइजेशन। ये भी वर्ड आपको कई बार यूज होते हुए दिखेगा। डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव वर्ड है एमोटाइजेशन, AMORTISATION, एमोटाइजेशन। ये भी क्या है? डेप्रिसिएशन, लेकिन किसका? इंटेंजिबल एसेट का। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे बैलेंस शीट में एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा है। मान लो जैसे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, मैंने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदा। अब उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होगी ना, वो कब तक वैलिड होगा डिपेंड करता है कि मैंने कितने पर्टिकुलर टाइम का लाइसेंस लिया है। मान लो 3 साल का लाइसेंस लिया है तो मैं उसको 3 सालों में राइट ऑफ करूंगा। तो जो ये राइट ऑफ करूंगा और P&L में डेबिट मारूंगा, ये क्या है? ये एमोटाइजेशन है। क्या है? एमोटाइजेशन। तो हमने यहाँ पे रिटर्न ऑफ वर्ड लिख दिया फिलहाल। लेकिन आप मुझे बताइए, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन ही तो है लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स का है, तो जब डेप्रिसिएशन नॉन कैश है तो ये एमोटाइजेशन भी क्या होगा? नॉन कैश ही होगा। डिविडेंड का पे होना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जनरल रिजर्व में अपने प्रॉफिट्स में से कुछ ट्रांसफर कर देना, ये तो नॉन कैश आइटम है। भाई मैंने जितने प्रॉफिट्स कमाए उसमें से कुछ पोर्शन जीआर में ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें एंट्री क्या पास करोगे? जनरल रिजर्व को आपको क्या करना है? क्रेडिट, और P&L को करना है डेबिट। मतलब P&L डेबिट टू जीआर। कहीं पे कोई कैश का फ्लो है? नहीं है। तो ये क्या है? नॉन कैश है। आ रही है बात समझ में? और बचा हुआ प्रॉफिट हमने क्या कर दिया? बचा हुआ प्रॉफिट हमने ट्रांसफर मार दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफर मार दिया। और वो बैलेंस शीट में कैसे दिखता है? एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर एक इनकम भी थी हमारी 20 रुपए की, वो इनकम जो है डिविडेंड इनकम है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इसका मतलब अगर आप देखोगे, जो इस इनकम स्टेटमेंट का ऊपर वाला हिस्सा है, लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, मैंने जानबूझ के ऊपर सिर्फ वो वाली एक्टिविटीज ली हैं जो ऑपरेटिंग के साथ साथ कैश में भी हैं। नीचे अगर देखोगे डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है लेकिन कैश में नहीं है। मैंने ऊपर वही आइटम लिए जो ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है। अगर मैं ऐसी आइटम की मदद लूं जो ऑपरेटिंग भी है और कैश में भी है, और उनकी मदद लेके मैं कैश फ्लो निकाल दूं, तो वो एक डायरेक्ट तरीका है, क्योंकि मैंने सीधे सीधे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मदद ली है। मैं कह रहा हूं एक और तरीका भी है। क्या तरीका है? आप इस इनकम स्टेटमेंट की सबसे आखिरी फिगर, कौन सी वाली? ये 420, ये वाली फिगर, ये फिगर उठाओ। अब मुझे एक बात सोच के बताना, ये 420 की फिगर कैसे आई है? सर ये 420 की फिगर आई है, ये 420 की फिगर आई है 1000 + 20, और ये दोनों को जोड़ के हमने ये सारे खर्चे, चाहे ऑपरेटिंग वाले थे, चाहे नॉन ऑपरेटिंग थे, चाहे नॉन कैश थे, नॉन ऑपरेटिंग मतलब चाहे फाइनेंसिंग वाले थे या नॉन कैश थे, हर तरह का खर्चा माइनस कर दिया है, हर तरह का एप्रोप्रिएशन चार्ज सब माइनस कर दिया है, और बची कुची रेसिडुअल फिगर ये आई है। मतलब ये 420 क्या है? इट इज द अल्टीमेट रेसिडुअल फिगर। जो जो क्रेडिट साइड पे है सब जोड़ दिया, जो जो डेबिट साइड पे सब कुछ प्लस करके एक साथ सारे खर्चे माइनस कर डाले। मतलब ये कि ये रेसिडुअल फिगर है, सब कुछ माइनस हो रखा है। अब मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। मैं कह सकता हूं कि ये जो 420 आया है, ये 420 आया है ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस करके, ये 420 आया है कैश वाले खर्चों को माइनस करके, ये 420 आया है नॉन कैश वाले खर्चों को माइनस करके, ये 420 आया है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई डिविडेंड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टिंग है। इसमें से डिविडेंड माइनस है, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस है, तो वो क्या है? वो नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब फाइनेंसिंग खर्चा है। नहीं तो आप कह सकते हो कि इस 420 के लिए ये 420 आया है किनकी मदद से? 420 आया है इनकम स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। कहने का मतलब ये कि इस 420 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो हैं ही, उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भी इंपैक्ट है, मतलब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। कैश वाली एक्टिविटीज का भी इंपैक्ट है और नॉन कैश वाली एक्टिविटीज का भी इंपैक्ट है। क्या इस बात को समझ में आता है? हाँ सर। अब आप जरा सोचिए, मैं अगर यहां से शुरुआत करूं, 420 से शुरुआत करूं, मतलब जो बिल्कुल रेसिडुअल फिगर है, सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचा है, मैं अगर वो उठाऊं और मुझे अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे, क्योंकि 420 में सब कुछ माइनस है और मुझे सिर्फ वही माइनस करना है, ध्यान रखना, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेटिंग नेचर का है। मुझे सिर्फ वही माइनस करना था जो ऑपरेटिंग नेचर का है, और मुझे ये भी नहीं जोड़ना था, 20 भी नहीं जोड़ना था। पर मैंने ये 420 लाने के लिए क्या किया है? ये 420 लाने के लिए मैंने ये तो माइनस किया ही होगा ऑफ कोर्स, और साथ में ये सब भी माइनस कर दिया।
ये भी जोड़ दिया। तो मुझे अगर वापस से अगर निकालना हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि ऊपर डायरेक्ट तरीके से कौन सा आया था, कितना आया था, 650। भी ध्यान रखना, चाहे डायरेक्ट से निकालो या इनडायरेक्ट से निकालो, आना तो सेम ही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बदल थोड़ी जाएगा, रहेगा तो 650 ही। इसका मतलब अगर मुझे ये 650 ऐसे ना निकालकर नीचे वाली ये 420 की फिगर लूं और इनडायरेक्ट तरीके से निकालूं, मतलब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मदद ना लूं, दूसरी चीजों की मदद लेके निकालूं, तो कैसे निकालना होगा सर? इस 420 को लो और ऐसी सारी चीजें जो माइनस नहीं होनी चाहिए थी वो वापस प्लस कर दो। कौन सी चीजें माइनस नहीं होनी चाहिए थी? नॉन कैश क्यों माइनस किया भाई? और ऐसी चीजें जो नॉन ऑपरेटिंग है वो क्यों एडजस्ट करी? क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से इंटरेस्ट माइनस होता है क्या? नहीं होता। क्या डिविडेंड माइनस होता है क्या? नहीं होता। क्या डिविडेंड इनकम जुड़ती है क्या? नहीं जुड़ती। तो उन सब चीजों को हटा दो। ये 420 कंप्यूट करते वक्त ये सब माइनस हो रखे हैं ना, तो इनको हटाना तो क्या कर दो, वापस से जोड़ दो। मैंने 420 में आप देखो ये सब जोड़ दिया है। आप देखो ये 100, 100, 40, 29, 1, 4, 6, 20, 50, और ध्यान रखें ये प्लस हुआ होगा, ये इनकम है तो इसको माइनस कर दिया। और आप अगर कंप्यूट करके देखोगे तो ये 650 ही आएगा, ये 650 ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, 650 ही आएगा। इनडायरेक्ट मेथड क्यों इनडायरेक्ट मेथड है? क्योंकि हम यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सहारा ले ही नहीं रहे। हम यहां पर उन एक्टिविटीज का सहारा ले रहे हैं जो या तो नॉन कैश है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ध्यान रखना नॉन कैश वाली आइटम नहीं जाती, और या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग है, या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, आपने देखा इनकम स्टेटमेंट जो हमारी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा होता है, वो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल फिगर आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजता है। मैंने कहा ठीक है, इसी को पकड़ो। हमने कहा ठीक है, ले लेते हैं इस 420 को लेते हैं। हमने इस 420 से शुरुआत करी और कहा भाई देखो ये 420 आने के लिए हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली जो फ्लोज हैं वो माइनस किए होंगे, हमने कैश वाले फ्लो भी माइनस किए होंगे, हमने नॉन कैश वाले फ्लो भी माइनस किए होंगे, इन्वेस्टिंग भी किए होंगे, फाइनेंसिंग भी किए होंगे। मुझे एडजस्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि एक तो ऑपरेटिंग चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग भी वो वाले चाहिए जो कैश में हो। तो ऐसे सारे आइटम या तो वो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है। ऑपरेटिंग हो कोई बात नहीं, लेकिन नॉन कैश है तो वो भी वापस ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि वो नहीं चाहिए मुझे। तो हमने कहा ठीक है, आप देखिए मैंने ये जो सारी चीजें प्लस माइनस करी हैं, या तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है, इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये क्या है? नॉन कैश है। ये भी डेप्रिसिएशन है लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स का है, ये भी नॉन कैश है। हमने कहा डिविडेंड का पे होना फाइनेंसिंग है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना नॉन कैश है। तो ये सब वापस प्लस कर दिए, और जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, तो मैं वापस से कहां पहुंच जाऊंगा? इस 650 की फिगर पर। वापस से कहां पहुंच जाऊंगा? इस 650 की फिगर पर। अब ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक रफ आइडिया दिया कि इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं। मैं अब फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और उस फॉर्मेट के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो बातें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और फिर फाइनली मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा कि ये शॉर्टकट दिमाग में रखिएगा, सारे एमसीक्यू खटाखट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे एग्जाम एमसीक्यूज आपको आज डिस्कस करवाऊंगा जो भी इस मेथड पर आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए आइए जरा फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। चलिए अब ना इस फॉर्मेट के थ्रू बात करेंगे जो एक्चुअली में हमें दिमाग में रखना है। मैं इसका आपको फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? चेंज इन प्रॉफिट्स। ये चेंज इन प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? चेंज इन प्रॉफिट्स का मतलब, मान लीजिए साल के शुरुआत में हमारी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो 1000 करोड़ का था और साल के आखिर में 1100 करोड़ हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने 100 करोड़ रुपए ड्यूरिंग द ईयर जो कमाई करी है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया है। अच्छा, बैलेंस शीट में जानते हो कौन सा ट्रांसफर होता है? सब कुछ माइनस करने के बाद, सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचता है रिटेन्ड अर्निंग, वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो मैंने कहा जो बिल्कुल अल्टीमेट लास्ट फिगर है, सब कुछ माइनस करने के बाद, सब कुछ जोड़ने के बाद, वो वाली फिगर आप जो है, मतलब जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करी है, पहले वो वाली बैलेंस शीट वाली फिगर उठा लो। मतलब साल के शुरुआत में 1000 करोड़ था, साल के आखिर में 1100, तो वो जो चेंज इन प्रॉफिट है वो उठा लो, उसमें जोड़ दो एप्रोप्रिएशंस, और एप्रोप्रिएशन को जोड़ते ही आप पहुंच जाएंगे पैट के ऊपर। से समझ में नहीं आया? आइए इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा तो बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अब मान लीजिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने रखा है। आप याद है बचपन में कभी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला करते थे, याद है आपको? मान लो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ रुपए का है, हमारे जो खर्चे हो गए वो 600 करोड़ के हो गए, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 400 करोड़ का आया,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1000 करोड़ का हमने कहा जीपी है, 600 करोड़ रुपए के हमारे खर्चे हैं, 400 करोड़ रुपए हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। मान लो हमने एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ रुपए हमने सरकार के नाम के अलग कर दिए, 300 करोड़ रुपए का हमारा पैट हो गया। इस 300 करोड़ में से हमने 50 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया और 150 करोड़ रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। मुझे जरा बताइए 300 माइनस 200 कितना बचा? 100 करोड़। ये हमने कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? बैलेंस शीट में। जानते हो बैलेंस शीट में हमारा प्रॉफिट इसी से बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं ये ले रहे हैं हम पहले, चेंज इन प्रॉफिट। अब आप जरा मुझे बताइए, ये जो चेंज इन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जानते हो बिल्कुल अल्टीमेट फिगर है। हमने इवन डिविडेंड भी देने के बाद, जीआर में भी ट्रांसफर करने के बाद जो बच कुछ गया रिटेन्ड अर्निंग, वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करी है। जानते हो ये जो दो चीजें हैं ना, यहां पर ये जो दो चीजें हैं, इन दो चीजों को बोलते हैं ये एप्रोप्रिएशंस हैं। ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशंस हैं। मतलब जो हम मालिकों के लिए कमाते हैं, जो भी मालिकों के लिए कमाते हैं, सारा मालिकों को थोड़ी दे देते हैं। कुछ हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ हम पीएनएल में ही रहने देते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो हमने मालिकों को 50 दिया, लेकिन कहां से? इसी में से दिया। सरकार को सबको देने के बाद जो आया, हमने पहले मालिकों को दिया, कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और कुछ पीएनएल में ही रहने दिया। आप मुझे जरा बताइए, अगर हम ये दोनों देखें, डिविडेंड और जनरल रिजर्व, ये क्या है? ये क्या ऑपरेटिंग नेचर के हैं? नहीं। हमें कौन कौन से ऐड करनी है चीजें? ध्यान रखना, जो नॉन ऑपरेटिंग हो और नॉन कैश हो। क्या डिविडेंड का पे करना ऑपरेटिंग है? नहीं सर, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? हाँ सर, इसमें जुड़ना चाहिए, इस 100 में जुड़ना चाहिए। क्या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, क्या ये ऑपरेटिंग है? नहीं सर, ये भी नॉन कैश है, तो ये भी जुड़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस 100 में ये दो चीजें जोड़ता हूं, ये दो चीजें क्यों जोड़ रहा हूं पहले लॉजिक समझे। क्योंकि ये ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है। ये किस नेचर की है? या तो ये नॉन कैश है या फिर ये फाइनेंसिंग मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए जोड़ रहा हूं। और जैसे ही मैं इन 100 में ये दो चीजों को जोड़ूंगा, 200 को जोड़ूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये पैट बन जाएगा। 100 में 200 जोड़ते ही क्या बन जाएगा? 100 में 200 जोड़ते ही पैट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैट था उसी में से डिविडेंड बांटा, उसी में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया और बचा को जो पीएनएल में ट्रांसफर मार दिया। तो मैंने कहा जो पीएनएल में ट्रांसफर मारा है, सिर्फ यही थोड़ी कमाया था, कमाया तो ज्यादा था। कुछ इसमें से जीआर में भी गया है, जोड़ो वापस। कुछ इसमें से डिविडेंड भी पे किया है, वो भी जोड़ दो। क्योंकि डिविडेंड मेरे को क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्योंकि इस 100 में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो जो वो नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट्स है वो मुझे जोड़नी पड़ेंगी, और अगर ऐड हो रखी है तो माइनस करनी पड़ेंगी। ये दोनों मुझे बताइए 100 निकालते वक्त ये 50 और 150 माइनस हुआ है कि ऐड हुआ है? सर ये तो माइनस कर रखा है, तभी 100 आया है, तो वापस जोड़ दो। जोड़ दिया। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशंस। जो कमाई करी उसके बाद जो बांटा, डिविडेंड बांटा, वो भी एप्रोप्रिएशन है। रिजर्व्स में ट्रांसफर करना, बैलेंस शीट में ट्रांसफर, सब एप्रोप्रिएशन है। ये सब एप्रोप्रिएशंस है। तो एप्रोप्रिएशंस को हम क्या कर देंगे? ऐड। और जैसे ही ऐड करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। तो मुझे बताइए, क्या बात समझ में आई कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों आया? चेंज इन प्रॉफिट्स में हम क्या जोड़ देते हैं? चेंज इन प्रॉफिट्स में एप्रोप्रिएशंस जोड़ देते हैं। वो आज जोड़ते आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने कहा फिर उसके बाद ना प्रोविजन फॉर टैक्स भी जोड़ दो आप। अब सवाल उठेगा आपके दिमाग में, सर टैक्स क्यों जुड़वा रहे हो? टैक्स तो ऑपरेटिंग नेचर का होता है, आपने तो बताया था डायरेक्ट मेथड कराते वक्त। पर एक बात ध्यान रखो, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट डिस्कस किया था, और उस एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो हमने पीएनएल में टैक्स प्रोवाइड किया है पे भी वही किया हो। नहीं ना जरूरी। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि याद करो जब मैं बता रहा था लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड। भाई करंट ईयर में जो हमने टैक्स पे किया है जरूरी नहीं है कि पीएनएल में वही प्रोवाइड किया हो, क्योंकि जो पे किया है वो पिछले साल का होगा, जो प्रोवाइड किया है वो करंट ईयर का होगा। मैं जानता हूं क्योंकि मुझे टैक्स, मुझे पता है ये ऑपरेटिंग नेचर का है। आप देखिए हमारे फॉर्मेट में, देखिए नीचे टैक्स माइनस है, अभी आएंगे टैक्स के ऊपर माइनस है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कौन से वाला जोड़ रहा हूं? अभी मैं वो जोड़ रहा हूं जो प्रोवाइड किया है, क्योंकि मेरे को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए। तो इसका मतलब हमें टैक्स वो चाहिए जो पे किया है, क्योंकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां क्या हमने टैक्स डेबिट नहीं किया होगा? किया, प्रोवाइड किया है तो डेबिट तो किया ही होगा। तो प्रोवाइड वाला जोड़ दो वापस, क्योंकि प्रोवाइड वाला नहीं चाहिए, पेड वाला चाहिए। हमने कहा ठीक है जोड़ देते हैं। तो हमने जैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दिया, सोचो मैं अगर ये कह रहा हूं पहले, ध्यान से सुना मेरी बात को, हमने कहा पहले ना जो ये सरप्लस है जो ट्रांसफर हुआ है बैलेंस शीट में 100, इसमें जोड़ दो एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस कितने की है? 200। हम कहां पहुंच गए? 300। 300 इज व्हाट सर? 300 इज पैट। इसमें जैसे ही मैं प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 100 है, जैसे ये जोड़ दूंगा
400 आ जाएगा। व्हाट इज 400? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई सिंपल सा फंडामेंटल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो जैसे ही हमने ये टैक्स जोड़ दिया हम पहुंच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। अब ध्यान रखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब हम कहां पहुंच गए? 400। ये जो 400 है ये कैसे आया है सर? 1000 का जीपी में से ना 600 के खर्चे माइनस किए हैं। जानते हो जो ये खर्चे हैं, इन खर्चों में तो बहुत सारे खर्चे हैं। कौन कौन से? इन खर्चों में तो बहुत सारे खर्चे मतलब ऑपरेटिंग खर्चे भी हैं, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी हैं, कैश खर्चे भी हैं, नॉन कैश खर्चे भी हैं। होंगे कि नहीं होंगे? सोच के बताओ। नहीं होंगे कि नहीं होंगे? अभी मैंने यहां पर इनकम साइड में नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है ना कि हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है हमारी डिविडेंड इनकम हो, पॉसिबल है इंटरेस्ट इनकम हो। कहने का मतलब यह है कि ये 400 रुपए जो आता है, ये 400 रुपए में तो अब सारे खर्चे माइनस हो रखे हैं, क्योंकि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर, वहां पे तो कैश नॉन कैश का चक्कर देखते ही नहीं हम। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, खर्चा अक्रूड है तो हम माइनस करना पड़ता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं कि क्या करें आप, अब जो मैंने बात पहले बोली थी, हमने कहा भाई सारे नॉन कैश चीजें और नॉन ऑपरेटिंग चीजें अगर वो माइनस हो रखी हैं तो प्लस कर दो, प्लस हो रखी है तो माइनस कर दो, माइनस हो रखी है तो प्लस क्यों कर दो? क्योंकि मुझे वो माइनस करनी ही नहीं है, मुझे तो वो माइनस करनी है जो जो कौन सी है? जो ऑपरेटिंग वाली है। तो जो उसमें माइनस कर दी है नॉन कैश वाली, मेरे को नॉन कैश तो माइनस करनी नहीं ना, मुझे नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस नहीं करनी, क्योंकि वो माइनस होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस वापस से जोड़ रहे हैं, भाई इंटरेस्ट अगर पे किया है तो माइनस तो होगा, लेकिन वो उसकी जगह अलग है ना, उसकी जगह कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हमने कहा ठीक है, अब हम जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? हमने पहले डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी जोड़ दिया। ये क्यों डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्यों जोड़ा है? नॉन कैश है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये माइनस तो होना चाहिए लेकिन इसकी जगह अलग है। कहां जोड़ना है? ये फाइनेंसिंग, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इसलिए जोड़ दिया। एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन ही है, इनटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, जोड़ दिया। कोई फ्लोट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, जो कंपनी के फॉर्मेशन पे खर्चे होते हैं वो अगर कुछ राइट ऑफ करते हैं, जोड़ दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेरे डेटर से लग रहा है कि पैसे मेरे मार देगा, बोला नहीं है उसने, ऐसे ही शक है, और उस शक के बेसिस पे प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन जब बना दिया तो उसमें मेरा कोई पैसा थोड़ी लगा भाई। डाउटफुल डेट पर प्रोविजन बनाना ये भी एक ऑपरेटिंग आइटम ही है, लेकिन कोई कैश थोड़ी गया मेरा, नॉन कैश है, जोड़ दिया। उसके बाद माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, भाई फिक्स्ड एसेट बेचूंगा तो प्रॉफिट तो आएगा, पैसा आएगा। 1 लाख की चीज 1,20,000 की बेच रहा हूं तो मेरे पास 1,20,000 का कैश आया, मतलब वो 20,000 भी आया, प्रॉफिट वाला आया। लेकिन फिक्स्ड एसेट की सेल पर जो प्रॉफिट आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फ्लो है ना, उसको प्लस करके दिखाएंगे लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन ध्यान रखें प्रॉफिट पीएनएल में जुड़ा हुआ है और ऐड हो रखा है, इसलिए माइनस कर दिया। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता तो है लेकिन जगह अलग है। कौन सी जगह है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि ये सब करने के बाद, ये सब पता क्या किया है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को जोड़ के या माइनस करके फिर जो आता है ना उसको हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर मैं अभी सेपरेटली बात करने वाला हूं कि ये क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल दिया था ना, उस एग्जाम्पल में मैंने, आप जरा देखिए यहां पर जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ये रहा। ये एग्जाम्पल जो दिया था, इस एग्जाम्पल में पता मैंने क्या एज्यूम किया था कि कैश जो है, सेल जो है वो कैश में है, परचेजेस जो है वो कैश में है, सैलरी सारी पेड है, वेजेस सारे पेड है, रेंट सारे पेड है। पर प्रैक्टिकली हो सकता है ना कि हमारी उधार की सेल होती हो। अगर उधार की सेल होती होगी इसका मतलब पैसा तो आया नहीं होगा, फिर हमारी कलेक्शन फ्रॉम डेटर इंपॉर्टेंट होगी। उधार की परचेज होगी तब भी हमारा जितना परचेज यहाँ दिखा रखा है उतना पैसा शायद ना गया हो। आउटस्टैंडिंग कुछ वेजेस हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो जितना यहाँ पे वेजेस या रेंट दिखा रखा हो सकता है वो पे ना किया हो। तो इसलिए कुछ वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बदलावों को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है
इसको मैं अभी सेपरेटली बात करूंगा आपके साथ। फिलहाल मैंने कहा सबसे पहले क्या करें, चेंज इन प्रॉफिट लीजिए। चेंज इन प्रॉफिट में उसमें क्या जोड़ दीजिए, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जोड़ते ही हम कहां पहुंच जाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर आप सारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को प्लस माइनस करके जब आएगा उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है इस पर बात अभी करेंगे। ये जब हम प्लस माइनस कर लेते हैं तो फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स क्यों है, क्योंकि टैक्स ऊपर जोड़ा था। ऊपर जोड़ा क्यों था, क्योंकि वो प्रोविजन वाला था। माइनस कौन सा करना है, जो पे किया है। तो जो पे किया है, यहां क्या लिखा है, टैक्स पेड। ऊपर क्या लिखा था, प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस कर दिया। अब हमारा जो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऊपर सारी ऑर्डिनरी है, अब ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर रिसीट आया प्लस, कुछ पे किया है तो माइनस, और जो फाइनली आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैं इसका शॉर्टकट आपको बता दूंगा ताकि आपको या कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का एमसीक्यू आएगा आराम से निपटा पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा इस फॉर्मेट में अब क्या रिवाइज करवाना रह गया है, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो क्या होते हैं और क्यों एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट जो है, सबसे पहले हम कहते हैं ऐसा प्रॉफिट लो जो सबसे आखिरी की फिगर है, उसमें एप्रोप्रिएशंस को जोड़ दो। हमने कहा ठीक है, जोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें टैक्स भी जोड़ दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चीजों को प्लस माइनस कर दो। फिर क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट कर दो। फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, और उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा टैक्स माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को जब एडजस्ट कर लोगे तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो आइए जरा अब एक शॉर्टकट आपको लिखवा देता हूं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 11 में हमने फॉर्मेट लिखा है, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 12 में शॉर्टकट लिख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 12 लिख लीजिए आप। हमने कहा सबसे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट उठाते हैं, अगर हमें बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दिए हैं तो। एमसीक्यू कैसे आते भी हम करेंगे ना, तो आपको पता लग ही जाएगा। उसमें हम जोड़ देते हैं एप्रोप्रिएशंस। मैं ना अब आपके लिए कंसाइज कर रहा हूं, ठीक, ताकि याद रखने में आसानी हो। एप्रोप्रिएशंस जोड़ने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी जोड़ दीजिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद फिर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। जैसे डेप्रिसिएशन प्लस होगा, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा, वो माइनस होगा। ऐसे ही डिविडेंड का रिसीव होना क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो प्लस हो रखा है ना, तो वो चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। फिर हमने कहा उसके बाद ना हम एक वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करेंगे। ये अभी एक्सप्लेन करना रह रहा है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी हमको। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये करने के बाद फिर हम टैक्स जो है वो माइनस करेंगे। टैक्स कौन से वाला, जो पे किया है। ऊपर कौन सा जोड़ा है, जो प्रोवाइड किया है। उसके बाद प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये जब हो जाए तो आप समझिए कि आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट कर लिया है। चलिए, अभी अभी हमने ये बात नोटिस करी, अगर हम चेंज इन प्रॉफिट, मतलब जो बिल्कुल अल्टीमेट फिगर है प्रॉफिट की, वो अगर हम पिकअप करते हैं और उसमें एप्रोप्रिएशंस को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो फिगर आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, वो क्या आता है, पैट आता है। जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा, अगर मैं इस 100 में, जो कि हमारा अल्टीमेट फिगर है, इसमें अगर ये 200 जोड़ देता हूं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, 300। व्हाट इज 300, 300 इज पैट। और अगर मैं इस पैट में प्रोविजन फॉर टैक्स अगर जोड़ देता हूं तो जानते हो फिर हम कहां पहुंच जाते हैं, ये तीनों जुड़ते ही क्या बन जाता है, ये तीनों जुड़ते ही बन जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तीनों जुड़ते ही क्या बन जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं अगर इस 300 में ये जो हमारा 100 रुपए का टैक्स है ये जोड़ देता हूं तो कहां पहुंच जाएंगे, 400। 400 इज व्हाट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब ना आपके लिए आसान हो गया है, ये बड़े से फॉर्मेट को अगर आप इस छोटे से कंसाइज मैनर में देखोगे तो आपके लिए याद रखना आसान है
कि हमें 6 एडजस्टमेंट करनी है। पहले तो हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन को एडजस्ट करना है। एप्रोप्रिएशन को एडजस्ट करने के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स याद रहेगा एक बार जोड़ना है और टैक्स पेड माइनस करना है, क्योंकि अगर ये अलग अलग है तो हमें करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ना पड़ेगा, टैक्स पेड माइनस करना पड़ेगा। तो 3 चीजें तो यही हो गई, एप्रोप्रिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड। फिर उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चीजों को एडजस्ट करना है, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल चेंजेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ज्यादातर ना एमसीक्यू पैटर्न में मैं जो क्वेश्चंस देखता हूं ये दे ही नहीं रखे होते ज्यादातर। तो देखा जाए ना तो आपको ले दे के 6 ही में से 5 याद करनी है, 5 में से टैक्स की 2 ही है, तो बची हुई आपको और याद करनी है। और मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं, हमें ना कई बार क्वेश्चंस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा दे रखा है। अब आप जरा मुझे बताइए, अगर मैं आपको सीधा 400 की फिगर दे दूं, सीधा 400 की फिगर दे दूं और आपको बहकाने के लिए मैं डिविडेंड पेड भी दे दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे दूं, तो क्या मुझे बताइए इस 400 की फिगर में क्या ये 100, ये 50, ये 150 ऑलरेडी एडेड नहीं है? हाँ सर ऑलरेडी एडेड है। तो अगर मैं आपको 400 की फिगर देता हूं, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दूं और साथ में डिविडेंड पेड की फिगर दे दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर दे दूं, जानते हो फिर तो हमें इग्नोर करनी पड़ेगी वो सारी फिगर्स, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एडेड है, बार बार थोड़ी ऐड करेंगे। क्या इस 400 के अंदर टैक्स नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है। तो मैं अगर कहता हूं ये लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स की फिगर भी दे देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर भी दे देता हूं, तो वो वापस से नहीं जोड़नी है। डिविडेंड पेड की फिगर देता हूं, वापस से नहीं जोड़नी है। कहने का मतलब ये, हमें कई बार एग्जामिनर हो सकता है कि पैट की फिगर दे दे, पैट की फिगर दे देगा तो ध्यान रखना टैक्स जोड़ना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पीबीटी की फिगर देगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर पीबीटी की फिगर देता है तो हमें ये 4 चीजें ही एडजस्ट करनी है बस, जिसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरली देगा नहीं। मतलब 3 ही दिमाग में रखनी है, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, वर्किंग कैपिटल चेंजेस और टैक्स पेड। तो वैसे तो 6 आइटम याद रखो, चेंज इन प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन जोड़ो, एप्रोप्रिएशन जोड़ते हम पहुंच गए पैट पर, पैट में टैक्स जोड़ो, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ो, पहुंच गए पीबीटी पर, पीबीटी के बाद हम कहते हैं कि हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों को एडजस्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये मुझे भी एक्सप्लेन करना है, फिर टैक्स पेड माइनस करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी प्लस माइनस करते हैं। मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ज्यादातर आपको दे नहीं रखा होगा, तो 5 ही चीजें रह गई, और 5 में से भी अगर मैं आपको सीधा पीबीटी दे, अगर पीबीटी दे देता हूं, सिर्फ सीधा यही दे देता हूं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब फिर हमें मेनली यही 3 चीजों को दिमाग में रखना है। देखिए अब ना आपका एमसीक्यू पैटर्न है, और एमसीक्यू पैटर्न में ऑफ कोर्स इस टॉपिक की जो डिफिकल्टी लेवल है, इस टॉपिक का जो लेवल है बहुत गिरा है। अगर मैं पहले वाले सिलेबस की बात करूं, जब कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने में आप मानोगे नहीं 8 क्लासेस अराउंड लगती थी, और वो भी 3-3 घंटे की। अब आप जरा सोचिए 8 क्लासेस 3-3 घंटे की, क्योंकि प्रैक्टिस ना मेरा देखो हमेशा से ही एक रहता है दिमाग में कि बच्चों को प्रैक्टिस बहुत करवा दूं, ताकि हर एक पॉसिबिलिटी एग्जाम के लिए कवर हो जाए। भले ही डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, चलो ये तो रिवीजन क्लास है अभी, लेकिन रेगुलर बैच में भी हम इतनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं कि बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से दिमाग में सेट हो जाता है। पर चलो अच्छा है, आपके लिए तो बढ़िया ही है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न नहीं है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेवल जो है काफी आपके लिए रिलैक्स्ड है, बहुत रिलैक्स्ड है। तो चलिए आइए अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम एमसीक्यूज देख लेते हैं। मुझे आपको अभी ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एक्सप्लेन करना रह गया है। क्वेश्चन नंबर 71 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, आइए जरा पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर प्रोवाइडेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी टू यू। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये हुआ कि अभी इसी में से ही डिविडेंड देते हैं, इसी में से ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब अभी क्योंकि इसी में से ही डिविडेंड पे होता है, तो ये एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने कमाया है, इसी में से ही मालिकों को पे होता है, इसी में से और भी एप्रोप्रिएशन होती है। क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एप्रोप्रिएशन अभी माइनस नहीं हो रखी होंगी इसमें से। इसका मतलब ये कहें कि एप्रोप्रिएशन तो इसमें ऑलरेडी है। हमारे उस एग्जाम्पल को मैं अगर याद दिलाऊं तो वहां पर एक 100 रुपए की फिगर थी, उसमें हमने 50 और 150 रुपए जोड़ा था, तो हम कहां पहुंचे थे? 300। 300 क्या था? पैट। तो ये 300 वाली फिगर है, पैट है। पैट मतलब इसमें ऑलरेडी एप्रोप्रिएशन जुड़े हुए हैं, मतलब डिविडेंड का पे होना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होना, सब जुड़ा हुआ है। वो हमें अगर इस क्वेश्चन में दे भी रखा होगा ना, इग्नोर कर देंगे। बात मेरी समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहां लिख देंगे पैट। पैट हमारा कितना है? 18,35,000। अब आप जरा देखिए, डेप्रीसिएशन ये नॉन कैश है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश है,
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जोड़ दें क्या? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हाँ जी सर जोड़ देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ते ही हम कहां पहुंच जाते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ देंगे 5,50,000। उसके बाद जानते हो टैक्स पेड भी दे रखा है, ये वाला माइनस करेंगे, है ना। 6 चीजों को दिमाग में रखना है। एप्रोप्रिएशंस यहां दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड होगी, पैड दे रखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने जोड़ दिया। हम कोई वो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बताएंगे, एमसीक्यू पैटर्न है, हमें सिर्फ प्लस माइनस करके, आप तो एग्जाम में कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करना और आंसर दे आना। चलिए आगे बताइए। प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ने के बाद अब क्या करते हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में हमारे पास यहां पर डेप्रीसिएशन है 1,08,000। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ भी बेसिकली डेप्रीसिएशन ही है, लेकिन किसका? इंटेंजिबल एसेट्स का। ये भी नॉन कैश है 50,000। अच्छा जी, उसके बाद इनकम टैक्स पेड अभी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला आइटम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल में क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग में आता है। हमें कौन सी जोड़नी है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ध्यान रखें जुड़ा हुआ है, प्लस हो रखा होगा तो इसको माइनस करना है, माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये प्लस हो रखा होगा, माइनस करना है 25,000। इंटरिम डिविडेंड पेड, सर इंटरिम डिविडेंड पेड को तो आप क्योंकि ये माइनस हो रखा होगा, नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, तो उसको प्लस कर दो। करेंगे या प्लस? अरे सर क्या बात कर दिया आपने, क्या क्यों प्लस करेंगे भाई? इंटरिम डिविडेंड पेड एप्रोप्रिएशन है, समझो बात को, एप्रोप्रिएशन है। डिविडेंड पेड क्या हो भाई, इंटरिम हो या फाइनल हो, एप्रोप्रिएशन है। ये ऑलरेडी अभी जब पैड दे रखा है तो पैड कमाने के बाद तो डिविडेंड बांटते हैं ना, तो डिविडेंड तो इसमें से अभी माइनस हुआ ही नहीं होगा, इग्नोर करना है प्लीज, इस बात को दिमाग में रखेंगे, ये बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा हमें, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम इनकम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसमें कुछ है नहीं, अभी वो मैंने बताया भी नहीं आपको, तभी मैंने ये क्वेश्चन पहले टेकअप किया है 480। लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही एक ऐसी आइटम है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए मुझे बताइए ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस करके? बताइए भाई। सर 18,35,000 लो, उसमें हमने 550 जोड़ा, फिर हमने 1,08,000 जोड़ा, उसके बाद हमने 50,000 प्लस कर दिया, ठीक है जी, माइनस कर दिया 25,000, माइनस कर दिया 480। इंटरिम डिविडेंड नहीं लिया है क्योंकि वो क्या है, वो एक एप्रोप्रिएशन है। 20,38,000 आ रहा है, 20,38,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी इज द आंसर। देखिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेके हमें ये सब एडजस्टमेंट्स करनी है, मैं अभी इसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल पहले सुन लीजिए कि क्या मतलब है। देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब अगर हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओपनिंग करंट एसेट्स मान लो 1,00,000 रुपए के हैं, क्लोजिंग करंट एसेट्स मान लो 1,50,000 रुपए के हैं, तो कितने से बढ़े? 50,000 से। तो हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 50,000 माइनस कर देंगे। मतलब ये कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स अपोजिट रिएक्शन लेके आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब करंट एसेट बढ़े हैं पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिडक्शन होगा, लॉजिक अभी बताऊंगा। करंट एसेट अगर घट जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज करते हैं। जब हम करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट रिलेशन है जहां तक इंपैक्ट की बात है। करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इंक्रीज कर देंगे, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज अगर घटेंगी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, पर वो बताने से पहले एक सिंपल सा फंडामेंटल याद रखेंगे। करंट एसेट्स का बढ़ना माइनस करंट एसेट का घटना प्लस, करंट लायबिलिटीज का बढ़ना प्लस करंट लायबिलिटीज का घटना माइनस। करंट एसेट्स का अपोजिट इंपैक्ट है, करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट इंपैक्ट है। मतलब जैसा करंट लायबिलिटीज में चेंज है, बढ़ा है हम भी बढ़ा देंगे, घटा है तो हम भी घटा देंगे। लॉजिक अब एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो वहां पर ना हमको सैलरी दिखती है, सैलरी दिखती है 50 करोड़ रुपए की, ठीक है। आप जानते हो सैलरी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर हमने ये पूरा का पूरा 50 करोड़ रुपए पे किया है
तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमें ये वैसे भी माइनस करना ही है। और हमारा नेट प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट जो आता है वो उसको माइनस करने के बाद ही आता है, तभी हम इसको कहीं छेड़ते नहीं इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि ये तो माइनस हो ही रखा है, हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। मान लो नेट प्रॉफिट हमारा 10 करोड़ रुपए का आता है, अगर ये सारी की सारी सैलरी आपने पूरे साल भर में पे करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस हो रखा है, हमें माइनस ही करना है। मतलब इनडायरेक्ट मेथड में हम कहीं पर भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे जहां तक इस सैलरी का सवाल है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है। लेकिन मान लो मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं, मैं आपको ये कहूं कि हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें ना एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का खाता दिखता है। कितने से? 0 शुरू में, और लास्ट में देखते हैं तो 5 करोड़ रुपए का दिखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिगिनिंग में तो कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग थी नहीं, लेकिन लास्ट में देखते हैं तो 5 करोड़ की आउटस्टैंडिंग हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सैलरी का जितना भी खर्चा है इस साल का, उसमें से 5 करोड़ अभी देना बाकी है। अब आप जरा लॉजिकली समझिए, 50 करोड़ हमने सैलरी का खर्चा डेबिट मारा है, इसका मतलब सारा पे नहीं हुआ, क्योंकि बिगिनिंग में तो आउटस्टैंडिंग था ही नहीं, लास्ट में ही हुआ है। इसका मतलब इसमें से 50 नहीं 45 ही पे हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि 5 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, 50 नहीं 45 ही पे हुआ है, और मैं अगर ना आपको आउटस्टैंडिंग याद है एक्सपेंस अकाउंट बना के देखा था हमने, अगर मैं कहूं कि बताइए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, व्हाट इज द ब्रॉट डाउन बैलेंस 0, व्हाट इज द कैरी डाउन बैलेंस 5, और कितना पीएनएल में ट्रांसफर हुआ है 50, तो हमने कैश कितना पे किया होगा? हमने कैश कितना पे किया होगा? सर हमने कैश 45 पे किया है, दिख रहा है साहब साहब 45 पे किया है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आपने तो पूरा 50 डेबिट किया होगा, क्योंकि हमारे पीएनएल तो अक्रूवल सिस्टम में बनता है। आपने ये नेट प्रॉफिट निकालते वक्त पूरा 50 डेबिट मारा है। मतलब कहने का यह है कि जब हम यहां नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, हमने 10 लिखा, अब हम इस 10 को निकालते वक्त पूरा 50 माइनस कर चुके हैं, जबकि माइनस कितना होना चाहिए आप सोच के बताइए। सर माइनस होना चाहिए 45, क्योंकि 45 से तो पे हुआ है, 5 तो पे ही नहीं हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हो कि हमने ज्यादा माइनस कर रखा है। हमने 45 का खर्चा माइनस करना था, क्योंकि पेमेंट 45 का हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कैश फ्लो की बात करेंगे, पेमेंट 45 का हुआ है तो 45 माइनस होना चाहिए था, पर क्योंकि हमारा पीएनएल अक्रूवल कॉन्सेप्ट बनता है तो 50 माइनस हो रखा है, ज्यादा माइनस हो रखा है, तो प्लस कर दो। कितना प्लस कर दूं? 5। इस 5 को मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो मैंने कहा प्लस करो। आपको तो फाइनल बात याद रखनी है कि अच्छा करंट लायबिलिटी में इंक्रीज है, बढ़ाना है, वो अपने आप लॉजिक वॉजिक सब क्लियर हो जाएगा, अपने आप वो देख लेगा लॉजिक का कंसर्न। पर मैं लॉजिकली बताऊं क्यों 5 ऐड करने के पीछे कारण क्या है। आपने इस प्रॉफिट को निकालते वक्त 50 डेबिट मारा है, जबकि पेमेंट 45 का हुआ है। मतलब ये कि आपने 50 माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, जबकि माइनस 45 होना चाहिए, 5 ज्यादा माइनस किया, जोड़ दो। आती है बात समझ में? आओ एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आप देखिए, हमने अपना पीएनएल चेक किया तो हमने देखा रेंट 20,000 डेबिट हो रखा है। अब अगर ये सारा कैश में हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेंट एक ऑपरेटिंग खर्चा है। लेकिन हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट का लेजर दिख रहा है 10 से 12 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बिगिनिंग में रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग 10 था, करंट ईयर में साल के एंड में 12,000 हो गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग कितना हुआ है? 2,000 रुपए। भाई 10 तो पहले भी था, अब लास्ट में 12 है, इसका मतलब करंट ईयर में हमने और कितनी पेमेंट होल्ड करी है? 2,000 की पेमेंट होल्ड करी है। अच्छा, ये पीएनएल में कितना खर्चा डेबिट हो रखा है? 20,000 का। तो एंट्री क्या हुई? पीएनएल टू रेंट। तो रेंट अकाउंट में क्या लिखूं? बाय पीएनएल। बाय पीएनएल 20,000, तो ये हो गया 30। 30 माइनस 12 कितना होता है? 18,000। मतलब हमने पूरे साल भर में पेमेंट कितनी करी होंगी? 18,000 की पेमेंट करी होंगी। आप जरा सोचिए, 20 का खर्चा शो किया है, आउटस्टैंडिंग में इंक्रीज 2,000 एक्स्ट्रा रोके हैं, मतलब 2,000 हमने रोके हैं। इसका मतलब ये पेमेंट हमने कितनी करी होगी? क्योंकि 2,000 की पेमेंट हुई नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो 18 की पेमेंट करी होगी। अब आप जरा सोचिए, ये प्रॉफिट निकालते वक्त आपने 20 डेबिट कर रखा है, ये प्रॉफिट निकालते वक्त आपने 20 डेबिट कर रखा है, जबकि आपको माइनस सिर्फ 18 ही करना है, 2,000 ज्यादा माइनस कर दिया है। तो फिर आप क्या कर दो? प्लस कर दो। मतलब ये कि इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो है वो हम प्लस कर देते हैं। एक एग्जांपल और देखिए। अब आप देखिए कि हमारे ओपनिंग डेटर कह लो या बीआर कह लो, बात एक ही है, 10,000 थे, क्लोजिंग डेटर 12,000 थे, ठीक है। हम अपना पीएनएल देखते हैं तो वहां पर मान लीजिए हमारी जो सेल है वो 50,000 रुपए की है। पीएनएल में सेल कितने की? 50,000 की, और हमारा जो फाइनल नेट प्रॉफिट आया है वो 5,000 रुपए का आया है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब मान लो मैं आपको डेटर का खाता बना के दिखाऊं, डेटर का खाता बना के दिखाऊं। ओपनिंग डेटर 10,000 है, क्लोजिंग डेटर 12,000 है,
क्रेडिट पे सेल की होगी तो हमारे डेटर बढ़ गए होंगे, कितने से? 50,000 से। अब मुझे बताइए, हमारी 10,000 के डेटर पहले से ही थे, 50 हमने और सेल कर दी, 60,000 के टोटल हमें पैसे लेने हैं, लास्ट में 12 ही रह गए। इसका मतलब हमें कितना कलेक्शन हो गया होगा? 48। हमारे लिए इस बार 50 की सेल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, डेटर से पैसा कितना आया है ये इंपॉर्टेंट है। डेटर से पैसा कितना आया है? 48,000 का डेटर से पैसा आया है। इसका मतलब ये कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 48 का इंपैक्ट आना चाहिए। अब आप जरा सोचिए, इस 5,000 का प्रॉफिट निकालते वक्त आपने तो पूरा 50 लिया होगा, जबकि 50 नहीं 48 कंसिडर करना है, तभी हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेते हैं। अब हमने क्या कहा, हमने अभी क्या डिस्कस किया? करंट एसेट्स बढ़े तो माइनस करना है। तो अगर मैं इस 5,000 को कंसिडर करूंगा, क्योंकि इसमें 50 की सेल पूरी की पूरी जुड़ी हुई है, जबकि कलेक्शन मात्र 48,000 की है। इसका मतलब 2,000 ज्यादा जुड़े हुए हैं। 2,000 ज्यादा जुड़ने का मतलब यह है कि हमें क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। अब आप सिंपल सा फंडामेंटल देखें, मान लीजिए हम कहते हैं कि करंट एसेट्स घट रहे हैं। करंट एसेट्स घटने से मैं कह रहा हूं जोड़ दो। जोड़ क्यों दो? क्योंकि करंट एसेट्स जो हैं घटने का मतलब है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। स्टॉक कम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैश में कन्वर्ट हो रहा है। डेटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब वो पेमेंट दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा लॉजिक समझ लो। ऑफ कोर्स अगर रेगुलर बैच होता तो मैं और थोड़ी बातें करता। अब जो फाइनल क्रक्स आप यही समझे, मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि लॉजिक क्या है। मेरे ख्याल से आप लॉजिक समझ भी गए होंगे कि अगर हमारा करंट एसेट्स बढ़ता है माइनस करेंगे, करंट एसेट्स घटता है प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ती है प्लस, करंट लायबिलिटी अगर कम होती है तो माइनस। आइए अब हम कुछ एग्जाम एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जून 2021 का क्वेश्चन। आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। कैश इनफ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है हमको, कितना? 4,80,000। देखिए ना, अब ये रिवीजन क्लास है। मैं देखो रेगुलर बैच में तो प्रॉपर पूरे नोट्स बनवाने पर बहुत ज्यादा फोकस रखता हूं, क्योंकि रिवीजन करते वक्त मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी वीडियो देखनी पड़े, नोट्स देखे और सब याद आ जाए। लेकिन अभी रिवीजन क्लास है तो मैं इसलिए यहां पर पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। डिक्रीज इन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। आप मुझे बताइए, स्टॉक जो है कि ये एक करंट एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। करंट एसेट्स का घटना हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे? 60,000 जोड़ देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स मतलब यहां पर भी अगर हम बात करें, रिसीवेबल्स बेसिकली डेटर्स का ही दूसरा नाम हो जाएगा। तो इंक्रीज हुए हैं तो 80,000 को क्या कर देंगे? 80,000 को माइनस कर देंगे। डेटर्स का बढ़ना करंट एसेट का बढ़ना होता है, मतलब माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन पेबल्स, पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स की बात कर रहा है। क्रेडिटर्स अगर बढ़ते हैं तो हम भी जोड़ देते हैं, 70,000 जोड़ देंगे। खत्म। जून 2021 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। बताइए कितना आंसर आ रहा है? 480 प्लस 60 माइनस 80 और प्लस 70, 5,30,000। 5,30,000। डी इज द आंसर। जून 2021 का क्वेश्चन है। बढ़े आगे, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 73, जून 2022 का क्वेश्चन। यहां पर भी हमें क्या दे रखा है? कैश इनफ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 12 लाख रुपए। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, फिगर्स बदल के बस थोड़ा सा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या कर देंगे? प्लस 1.5 लाख। करंट एसेट्स का डिक्रीज प्लस होता है। इंक्रीज इन रिसीवेबल पोजीशन माइनस कर देंगे, 2 लाख माइनस। इंक्रीज इन पेबल्स पोजीशन, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस कर देंगे, 175। बस खत्म। आप देख रहे हैं ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जून 2022 में रिपीट किया। 12 लाख प्लस 1.5 लाख माइनस 2 लाख प्लस 175, ये आ गया है हमारा 13,25,000। 13,25,000 का मतलब हो गया बी इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 ओल्ड सिलेबस का है, लेकिन हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आ सकता है। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है यहां पर भी, कितना? 3051 लैक्स में दे रखा है, तो हम भी लैक्स में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? नेट इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है, तो 3205 माइनस करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है, तो ये प्लस कर देंगे, 9 लाख प्लस कर देंगे। बस हो गया खत्म। 3051 माइनस 3205 और प्लस 9, नेट में देखोगे तो माइनस 145 लाख है, माइनस 145 लाख है। तो बी इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 75, दिसंबर 2020 ओल्ड सिलेबस का है हमारे एग्जाम में, ये भी एज इट इज आ सकता है। हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट अगर दे रखा हो तो आपको पता है नेट प्रॉफिट मतलब पैट होता है, ठीक है ना। अब और कुछ दे ही नहीं रखा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो दे रखा है उसी के बेसिस पे निकाल देंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर का मतलब ध्यान रखें डेटर क्या है, करंट एसेट्स। ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 2 लाख है, मतलब डेटर हमारे बड़े हैं। कितने से बड़े हैं, 1 लाख से। तो क्या करना चाहिए इसको, माइनस, माइनस इंक्रीज इन डेटर्स, माइनस 4 लाख इज द आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 76, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 3,52,000। मतलब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट 3,52,000 दे रखा है, ठीक है जी। डिक्रीज इन डेटर, डेटर का घटना मतलब करंट एसेट्स का घटना, करंट एसेट्स के घटने को हम प्लस कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा 2,68,800, ठीक है जी। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब करंट लायबिलिटीज घट रहे हैं, करंट लायबिलिटीज घटेंगे तो हम यहां पर माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटीज का घटना माइनस होता है। इंक्रीज इन स्टॉक भी माइनस होता है, तो 28,800 भी यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करंट एसेट्स का बढ़ना भी माइनस होता है। इंक्रीज इन एडवांसेस, एडवांसेस ना जनरली हमारे सप्लायर्स को दिए जाते हैं, तो ये भी ऑपरेटिंग नेचर के ही होते हैं। इंक्रीज इन एडवांसेस, हमने एडवांस दे रखे हैं सप्लायर को, तो ये बेसिकली हमारे लिए करंट एसेट होता है, तो ये बढ़ रहा है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1920 भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर का बढ़ना भी जो है करंट लायबिलिटी का बढ़ना है, तो इसको हम प्लस कर देंगे 38,400। ये सब एडजस्ट करके बता दीजिए कितना आ रहा है, बताइए भाई कितना आ रहा है सर। 352 प्लस 268,800 और माइनस कर देंगे 9600, माइनस कर देंगे 28,800, फिर माइनस कर देंगे 1920, फिर प्लस कर देंगे 38,400। ये आता है 6,18,880। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑफ सुपर लिमिटेड इज 4,35,000। तो ये हमें दे रखा है 4,35,000, ठीक है जी। डिक्रीज इन स्टॉक, फिर से डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब हो गया डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इसको हम जोड़ देंगे 2,58,000। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल मतलब करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज है, इसको हम माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो है वो माइनस होता है, तो ये माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर से करंट एसेट्स का इंक्रीज है, तो करंट एसेट्स का इंक्रीज माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज है, तो वो हमारा प्लस हो जाएगा। प्लीज इसमें ना कोई भी सिली मिस्टेक मत करके आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करंट एसेट है और क्या घटना है, क्या घटना है, क्या बढ़ना है। चलिए 435 प्लस 258 माइनस 84 माइनस 38,800 माइनस 2500 और प्लस 7,800, ये आ रहा है 6,51,100, 6,51,100। सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में लिखता है प्राइड लिमिटेड हैज पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 90,000, ठीक है। हमें 90,000 का एक पैट दे रखा है, डेप्रीसिएशन दे रखा है, क्या हमें जोड़ना चाहिए, हाँ जी, नॉन कैश है, ये जोड़ेगा 17,000। डिक्रीज ऑफ डेटर्स दे रखा है, डिक्रीज ऑफ डेटर हमारा क्या होता है, वो भी जुड़ता है 20,000। और कुछ नहीं दे रखा तो क्या करें, जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे जो हो सकता है वो कर देंगे, क्या प्रॉब्लम, बस इतना ही करके छोड़ देंगे। बताइए जी कितना आ रहा है, 90,000 में 37,000 जोड़ दो, 20 और 17, ये आता है 1,27,000। खत्म। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन तो मैं कोई करवाता ही नहीं, सारे ही आपको एग्जाम के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 79 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
और मैं तो कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो पहले आप वीडियो को पॉज करके, मैं तो करवा रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आप चेक करिएगा कि मैंने क्या करवाया है। ठीक है, आइए जरा, हमें यहां पर 2 ईयर्स का डेटा दे रखा है और हमें यहां नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है 5,56,000, 5,56,000। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें अब यहां पे क्रेडिटर्स का चेंज निकालना है। क्रेडिटर्स पहले बताओ बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? सर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए क्रेडिटर को क्या कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमें क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है। तो 86,600 माइनस कर देंगे तो 11,800 प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एक करंट लायबिलिटी है, तो ये भी बढ़ रही है। 1,15 में से 85 माइनस कर देते हैं तो हमारा ये आ जाता है 30,000। तो ये 30,000 भी हम यहां पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर आपने खुद से ट्राई किया है तो आपने अपने आप को एक धोखा, एक गलती करी होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स का भी चेंज यहां पर आपने शायद लिख दिया हो। ध्यान रखें, प्रोविजन फॉर टैक्स को हम करंट लायबिलिटी नहीं मानते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का याद करो खाता बनता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए मेरे को भी सेपरेट बात बतानी है आपको। डेटर्स को लेके बात करते हैं। डेटर हमारा यहां पर घट रहा है। कितने से घट रहे हैं डेटर? सर 14,000 से घट रहे हैं। तो 14,000 से डेटर का घटना मतलब करंट एसेट घटना, ये भी प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है 35 से, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। करंट एसेट्स बढ़ जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं। अब आती है बात प्रोविजन फॉर टैक्स की। अब कई सारे बच्चों ने प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके ही गड़बड़ करी होगी। अब पहले तो मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर भी इवन रिवीजन क्लास में भी प्रॉपर आपको सारी एडजस्टमेंट बताई थी, लेजर बना के दिखाए थे, कई सारे एग्जाम एमसीक्यूज भी करवाए थे। तो आप मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता कि कितना पेड कितना मेड, तो हम खुद से क्या मान के चलते हैं? सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता, मैं आपके सामने अगर लेजर प्रेजेंट करूं, तो क्योंकि ये लायबिलिटी होता है, ब्रॉट डाउन बैलेंस हमारा कितना है, 1.5 लाख, और कैरिड डाउन बैलेंस है हमारा कितना, 1,60,000। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता तो हम मान के चलते हैं लास्ट ईयर वाला पेड है, लास्ट ईयर वाला पेड है ये बैंक, और करंट ईयर वाला मेड है ये बाय P&L। अब आप मुझे जरा बताइए, आपने पूरा फॉर्मेट देखा आज इनडायरेक्ट मेथड में, जब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है, इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा। सोचो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो फॉर्मेट में बहुत नीचे है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऊपर जुड़ा हुआ होगा। इसका मतलब ये कि ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जो मेड है वो जुड़ा हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ पेड वाला माइनस करना है। आप अगर फॉर्मेट को ध्यान में रखें, मैं आपको फॉर्मेट अगर दिखाऊं, यहां पर ये रहा फॉर्मेट, हमारे फॉर्मेट में ये रहे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नीचे ये रहे, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है हमारे। अब सोचिए, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो हम यहां पे ऊपर जोड़ देते हैं, अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद माइनस होता है टैक्स पेड। तो पहले तो इस बात को समझिए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा, वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा। पहले तो ये बात समझो कि आप में से कई बच्चों ने हो सकता है करंट लायबिलिटी से मान लिया हो और करंट लायबिलिटी के हिसाब से ट्रीट कर दिया हो। गलत है, नहीं करना ऐसा। ये करंट लायबिलिटी मानते ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक में। हम अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये मानते हैं करंट ईयर का मेड, लास्ट ईयर का पेड। तो मेड वाली एडजस्टमेंट तो ऊपर हो चुकी होगी, यही अच्छा पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन में। तो हमें सिर्फ अब क्या एडजस्ट करना रह गया है, पेड वाला। और पे कौन सा करेंगे, लास्ट ईयर का पेड, ये वाला पे करेंगे 1.5 लाख, ये 1.5 लाख पे होगा। आती है बात समझ में? ठीक है जी सर। तो अब क्या करें, रिवीजन लेक्चर है, वरना मैं और भी विस्तार में बातें बोलता, पर ठीक है, इतनी तो बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप भी रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले पढ़ तो रखा ही होगा आपने भी कहीं ना कहीं से। नहीं भी पढ़ रखा तो ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए बताइए कितना आ रहा है। 556 प्लस 11,800 प्लस 30 प्लस 14 माइनस 35, 1.5 लाख, ये आ गया 426,800। ए इज द आंसर। ये पॉइंट सबसे बेहतरीन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ज्यादातर बच्चों से यही गलती हुई थी। ये एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आ सकता है, तो उसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना ओल्ड सिलेबस में 2 बार आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग का। हमारे एग्जाम में भी एज इट आ सकता है। देखिए 2 बार आया हुआ है, 15 में और 17 में। अब यहां पर ना आपको करना क्या है, बेसिकली पहले देखो जो समझ में आया वो कर दो। मुझे ए बी सी डी लिस्ट 1 और ऐसे ही 1 2 3 4 लिस्ट 2 में दे रखे, हमें इनको मैच करना है। ठीक है, मैं यहां पर अगर लिख दूं ए बी सी डी, जो समझ में आए पहले वो कर दो। हमें यह पता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका पीरियड 3 महीने या उससे कम होता है, हम उसे क्या मानते हैं, कैश इक्विवेलेंट। नहीं, ये पता है ना आपको। इसका मतलब सी के आगे मैं लिख सकता हूं 4। और अगर आप थोड़ी भी समझदार है ना, थोड़े भी समझदार है ना, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, सी के नीचे 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको और बिना कुछ किए आंसर मिल गया। बट फिलहाल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बताइए क्या है सर। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां 3 लिख देंगे, देख लो मैच कर रहा है 4 के बाद 3 आ रहा है डी में। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कह सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी यूज होता है। हमने ये बातें कैश बजट में की थी, तो ए के आगे आप 2 लिख सकते हो। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब इनफ्लो ऑफ पैसा, इनफ्लो ऑफ फंड, तो इसके आगे आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो 2143 2143 यही ऑप्शन है। तो सही जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 81 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन आया था और कई स्टूडेंट्स का ये थोड़ा सा एक डाउट भी रहता है इस क्वेश्चन में। आइए जरा देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑन 31 मार्च 2019 एक्स लिमिटेड हैज 8% फिक्स डिपॉजिट। कह रहा 31 मार्च 2019 को हमारी एक एफडी है 8% जिसपे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है जी। डेट ऑफ एफडी कहता है 1 मार्च 19 है, जो कि मेच्योर हो रही है 31 मई 2019 को। 3 लाख रुपए की एफडी है। अब आप जरा लॉजिकली सोचिए, 31 मई को हम खड़े हैं, अगले 2 महीने के अंदर अप्रैल और मई के एंड में ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब 2 महीने के अंदर ये कैश में कन्वर्ट होने वाली है। और ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कैश जैसा ही मानते हैं, मतलब उसको हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। ध्यान रखें, इसको मैं इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो नहीं मानूंगा, इसको मैं कैश ही मानूंगा, एज इफ ये कैश ही है। तो कहने का मतलब ये है, बी ऑप्शन में कह रहा है ये 3 लाख विल बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं मान सकते भाई, ये हमारा कैश इक्विवेलेंट ही है, तो ये तो बाहर ही हो गया ऑप्शन। अभी ए में देखते हैं क्या लिखा है। सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी तो है ही नहीं, सीधे सीधे नहीं है। अच्छा, कहता है इंटरेस्ट हमें मिलता है इसमें मंथली बेसिस पर। चलिए इंटरेस्ट को मैं अगर मान भी लूं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो है, और अभी अभी आपने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा, इंटरेस्ट का मिलना हम माइनस करते हैं। देखो ए में क्या बोलता है, 2000 इंटरेस्ट विल बी एडेड। एडेड तो होता ही नहीं, क्या होता है, माइनस होता है। इंटरेस्ट मिला है तो जुड़ा हुआ होगा ना, जोड़ देंगे तो फिर 2 बार जुड़ जाएगा, माइनस होता है। तो ये भी बाहर हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 हमारे एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, हालांकि ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। और मैं ना पहले आपको एक छोटी सी बेसिक सी बात बता देता हूं। अगर हम फॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं एज पर डायरेक्ट मेथड, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले हम कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम लेटर, कैश परचेजेस, जितने भी खर्चे हैं ऑपरेटिंग वाले सब अगर ले लें, तो जो रिजल्टिंग फिगर आती है उसको पता है हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब हमने सेल कर लिया, परचेज कर लिया, सारे खर्चे पे कर दिए, जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सब देख लिए, तो जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे ऑपरेशन, सरकार बीच में नहीं आई, जो हमने ऑपरेशन किए, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन है वो करने के बाद इतना कैश जनरेट हुआ, अब सरकार बीच में आएगी, सरकार को टैक्स दे देंगे। उसके बाद जो आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजस्ट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक, अब दिसंबर 2019 में ना इस पे थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू पूछ लिया। कहता बताइए कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड इज शोन अंडर द हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बेकार ही हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल, ये भी बेकार हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर द हेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आफ्टर द हेडिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कहां शो किया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की हेडिंग के बाद शो किया है, इसके बाद शो किया है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर।
तो मैंने ये फॉर्मेट इसलिए आपके सामने बना के रख दिया ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर पाएं। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को चाहता तो अवॉइड कर सकता था, पर ये ना ओल्ड सिलेबस में आया हुआ है, हमारे एग्जाम में एज इट इज रिपीट होने के चांसेस हैं। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अदरवाइज आपके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए मैंने कहा इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस चैप्टर में हमने जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आपने अपने आप को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करवा रखा है तो वहां पर भी मैं शेयर करता ही हूँ। अगर किसी को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करवाना है तो आप मुझे इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। सिंपली अपना नाम लिखिएगा और ये लिखिएगा इंटरेस्टेड इन रिवीजन सीरीज, तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स वहां पर भी शेयर कर दूंगा। तो यहां पर फाइनली हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन होता है खत्म। देखिए अगर ये रेगुलर बैच होता है तो हम अभी और भी कई बातें करते हैं जो डिस्कस होती हैं इस टॉपिक में, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स हैं और मैं आपको बार बार ये बात बोल चुका हूं कि रिवीजन लेक्चर्स में हम थ्रू आउट रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सारी बातें कर रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी तक के सारे एग्जाम क्वेश्चंस देखोगे ना, हमने सब कवर कर लिए हैं, मतलब हमने रिलेवेंट बातें सारी कर ली हैं इस टॉपिक की। तो आप बिल्कुल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिवीजन लेक्चर्स पे रिलाई कर सकते हैं। बट हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, रिवीजन लेक्चर डिटेल्ड एनालिसिस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने कहीं से भी पढ़ा है, मुझसे या किसी और भी जगह से पढ़ा है, प्लीज अपने डिटेल्ड नोट्स को जरूर रेफर करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए आज जो हम नया एएस लिख रहे हैं वो है एएस नंबर 20, जो कि है अर्निंग्स पर शेयर पर। पिछली क्लास में एएस नंबर 19 लिखा था लीजेस पर, और ये है एएस नंबर 20 अर्निंग्स पर शेयर। तो 16 से 20 तक मुझे याद करवाइए। 16 नंबर था बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर, 17 नंबर सेगमेंट रिपोर्टिंग पे था, 18 नंबर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, और 19 जो था वो लीजेस के ऊपर, और 20 आज जो लिखा है वो किसके ऊपर है, अर्निंग्स पर शेयर। और आज जो हम एब्रीविएशन लिखेंगे वो है एसवीए, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ईवीए का फुल फॉर्म बताओ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। वीएएस का बताओ, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। जीवीए का ग्रॉस वैल्यू एडेड। एसवीए का शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ठीक है, मुझे कुछ एएस भी याद दिलाओगे क्या? चलो पहले 5 एएस बताओ। सर पहला एएस था एएस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, एएस नंबर 3 चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, एएस नंबर 4 सर contingencies and events occurring after balance sheet date, एएस नंबर 5 net profit loss for the period, prior period items and changes in accounting policies। आज कौन सा लिखा है? एएस 20 अर्निंग्स पर शेयर। पिछले क्लास में एएस नंबर 19 था लीजेस के ऊपर। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।